नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। संसद में सेंधमारी करने के पीछे क्या बड़ी साजिश है। संसद में धुआं करने वाले केवल 5 या 6 किरदार नहीं थे। अदालत में पुलिस ने जो बताया है, इनका प्लान उससे कहीं और बड़ा था। सरकार झुकाने का प्लान था, बार्गेनिंग करने का था, मोल भाव करने का प्लान। कोई ऐसा था जो पैसा दे रहा था, कोई तो ऐसा था जो इनको डिक्टेट कर रहा था। ललित झा तो सिर्फ प्यादा था, मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कोई और था जो इनको बता रहा था कि कब क्या करना है। असली हैंडलर कौन है, उसी की तलाश है। संसद में खौफ फैलाने वालों की फंडिंग किसने की? आरोपी ललित झा को कहां से मिल रहा था ऑर्डर? आरोपी सागर शर्मा को कहां से मिल रहे थे सिग्नल? आरोपी मनोरंजन गौड़ा का रिमोट किसके हाथ में था? आरोपी नीलम आजाद को कौन डिक्टेट कर रहा था? अमोल, महेश, कैलाश, साजिश के और कितने किरदार? संसद को डराने वाले गुनहगारों की फुल ब्रेन मैपिंग। ललित झा, सागर शर्मा, मनोरंजन गौड़ा, नीलम आजाद, अमोल शिंदे, कैलाश, महेश, ये सिर्फ संसद में साजिश वाली पिक्चर के बस एक्टर भर हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कोई और है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कुछ सवाल उठ रहे हैं जिससे लग रहा है ललित झा इस एपिसोड का मेन एक्टर जरूर है, लेकिन वो सिर्फ मोहरा है, पीछे कोई बड़ा चेहरा है। सबसे बड़ा सवाल इस पूरे साजिश की फंडिंग का है। इस पूरे षड्यंत्र की फंडिंग कहां से हुई? क्योंकि सारे आरोपी खुद को चीख चीख कर बेरोजगार कह रहे हैं मोदी सरकार ने काम छीन लिया, इसीलिए विरोध में उन्होंने ये काम किया। जब ये कोई काम भी नहीं कर रहे थे, कोई इनका इनकम सोर्स भी नहीं था, घर वालों से खर्च के 1000-2000 रुपए लिया करते थे। ऐसे में कोई कैसे लातूर से, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा से, कोई कोलकाता से, मैसूर, बेंगलुरु, दिल्ली में मीटिंग करने पहुंच जाता है, वो भी एक बार नहीं कई बार। मनोरंजन गौड़ा फ्लाइट से दिल्ली पहुंचता है, सागर शर्मा फ्लाइट से एक बार बेंगलोर चला जाता है, अमोल लातूर से मुंबई स्मोक बम खरीदने चला जाता है, सागर शर्मा उसे मुंबई लेने चला जाता है। मोदी सरकार विरोधी पोस्टर पर्चे छप जाते हैं, जूते खरीदे जाते हैं, स्मोक बम छिपाने के लिए स्पेशल जूते बनवाए जाते हैं, रहने खाने का खर्चा होता है। सवाल है, ये सब कौन करता है? इसका पैसा कौन फंड करता है? ललित झा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये सारी फंडिंग, सारा खर्च ललित झा कर रहा था? क्योंकि जो जानकारी मिली है उससे तो नहीं लगता है कि ललित झा इतनी फंडिंग कर सकता है। कोलकाता के बागू इहाटी में 3-4 साल से ललित झा किराए पर रहता है। माता पिता ललित और ललित का एक छोटा भाई साथ रहते हैं। ललित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और प्राइवेट ट्यूशन भी करता था। मकान मालिक ने बताया इसी महीने की 10 तारीख को 2 महीने का किराया देकर वो बिहार चले गए। ललित झा के एक एनजीओ से भी कनेक्शन की बात सामने आई है। तो क्या इसकी फंडिंग एनजीओ से हुई? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। तीसरा एक शक आरोपियों के पास मिले पैम्फलेट को लेकर भी बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लापता बताया है। साथ ही ये भी कहा है जो भी व्यक्ति उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसा दिया जाएगा। तो क्या इसके पीछे कोई विदेशी टूल किट है? ललित झा पर नया आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने का लगा है। तो क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश हो सकती है? अच्छा लड़का है। उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं। इस संबंध में कुछ भी जानकारी घर में कभी चर्चा नहीं हुआ? कुछ टेंशन नहीं हुआ, सबसे प्रेम जोड़ता है, हरदम मुनिहात है। मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगी, मम्मी पापा कैसा रहेंगे? ना बिल्कुल नहीं है। नहीं है, हमारा बेटा गंदा नहीं है। से पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू? मेरा बेटा है ऊपर। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। करते क्या थे दिल्ली में वो? ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई के मतलब वहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में ऐसा क्या रहा उनका? घर में कुछ ऐसा कुछ देखते थे आपकी, कुछ भी इस तरह की ना, एक्टिविटी? हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का, हम लेवे नहीं करते हैं। ये कल पता चला है।
कल पता चला है, मतलब उनके गिरफ्तार होने के बाद? उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से, ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है। आपको याद होगा जब सीए और किसान आंदोलन लंबे वक्त तक चले थे, तब अदालत में सरकार ने इन आंदोलनों के पीछे विदेश से फंडिंग, एनजीओ से फंडिंग के आरोप लगाए थे। उस वक्त सरकार के पास इन सरकार विरोधी आंदोलनों के पीछे पाकिस्तान, कनाडा, चीन से फंडिंग के सबूत थे। इन्हीं को लेकर जांच एजेंसियां अब एनजीओ से फंडिंग और पॉलिटिकल कनेक्शन तक की जांच भी करेगी। जांच एजेंसियों के रडार पर एनजीओ भी है और भारत विरोधी विदेशी टूल किट भी। बीजेपी टीएमसी नेता और कांग्रेस नेताओं के साथ ललित झा के फोटो घुमा रही है और कह रही है कि इन सब के पीछे सियासी साजिश है। बीजेपी का आरोप है कि ललित झा का टीएमसी नेताओं के साथ क्लोज रिश्ता है। इस तस्वीर में 4 लोग हैं। दाईं तरफ लाल घेरे में ललित झा है तो बाईं तरफ लाल घेरे में टीएमसी विधायक तापस रॉय हैं। इस तस्वीर को ललित झा ने ही अपने इंस्टाग्राम पर 23 फरवरी 2020 को शेयर की थी। ये ललित झा के साथ ये देखिए टीएमसी का विधायक है। बहुत दुख की बात है जब हम लोग मतलब क्या टेररिस्ट का हम लोग हमला जो भी बोलते हैं होता है, उसके साथ तापस राय, ये टीएमसी विधायक तापस राय है, उसका क्षेत्र का एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, नॉर्थ कोलकाता का एमपी है। तो ये तापस राय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। आज पूरा स्पष्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसका पूरा जांच करे, क्योंकि ये जो गैंग पूरा प्री प्लान्ड वे में सब लोग एक साथ होके, देखिए कोई आया महाराष्ट्र से, कोई आया मैसूर से, कोई आया बंगाल से आया, कोई आया लखनऊ से आया, कोई तो हर राज्यों से एक एक करके आके पूरा गैंग बनाया और कॉन्स्पिरेसी होके इतना बड़ा अटैक करने का प्लान किया था। इसका जांच होना चाहिए। उसके साथ जो भी तृणमूल लोग हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, इसको जांच होना चाहिए। यही नहीं, बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने अमोल शिंदे का केस लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले वकील असीम सरोदे का फोटो लेकर कांग्रेस को पकड़ लिया है। बीजेपी कह रही है ललित झा जैसे लोगों के अंदर मोदी सरकार विरोधी नफरत यहीं से पनप रही है। चाहे बात फंडिंग की हो या भड़काने की, उकसाने की, शक की सुई बड़ी साजिश और बड़े सूत्रधार की तरफ क्यों बढ़ रही है, जब ये पता चल रहा है कि ललित झा अपने साथी महेश और कैलाश के साथ मिलकर चारों साथियों के मोबाइल फोन को जला दिया है। उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या असली आका का नाम उजागर होने के डर से इसने फोन जला दिए। ललित कौन सा ऐसा राज बेनकाब होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि पुलिस को इसने पूछताछ में बताया है कि उसका उद्देश्य सांसदों को डराना और अशांति पैदा करना था। अराजकता फैलाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने का दबाव बनाना चाहता था। ये खुद कर रहा था या इसे कोई और डिक्टेट कर रहा था। स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल रिमांड नोट में कहा है कि ये लोग सांसदों को डराना और देश में अशांति फैलाना चाहते थे। इन लोगों का मकसद देश में अराजकता पैदा कर सरकार से अपनी मांगे मनवाने का था। स्पेशल सेल ने कोर्ट में ललित झा को ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ललित झा का आका कौन है? क्या इस पूरे मामले में कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी है? अब इस पूरे मामले की तफ्तीश भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी। ये सच है कि इस पूरे प्लान का मेन एक्टर कैरेक्टर ललित झा है, लेकिन जिस तरह से प्लान बनाया गया है उससे तो ये भी लग रहा है कि इस मास्टरमाइंड के पीछे किसी और का माइंड चल रहा था, जिसके इशारे पर ललित काम कर रहा था। संसद में घुसपैठ के लिए आरोपियों ने 2 प्लान बनाए थे। प्लान ए के तहत मनोरंजन और सागर को घुसपैठ करनी थी। संसद के अंदर स्मोक बम से धुआं फैलाना था। ये प्लान कामयाब रहा। प्लान बी के तहत अगर नीलम और अमोल शिंदे अपने प्लान में फेल हो जाते तो प्लान बी के तहत महेश और कैलाश तैयार थे। नीलम और अमोल अगर संसद के पास नहीं पहुंच पाते, फिर मीडिया कैमरों के सामने महेश और कैलाश स्मोक बम चलाते। ललित ने इस घटना के बाद छिपने का भी प्लान तैयार कर लिया था। ललित को राजस्थान में छिपाने की तैयारी की गई थी। इन सब की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड ललित को करना था। सवाल अभी भी यही है
कि क्या ये सिर्फ ललित के कहने पर ये लोग एक जगह इकट्ठे हो गए और संसद को ही हिला देने का डिसीजन ले लिया गया। अगर ऐसा था तो ललित झा ने फोन क्यों जला दिया? कुछ तो है जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। संसद में कूदने वाला, स्मोक बम फेंकने वाला लखनऊ का सागर शर्मा पेशे से ऑटो ड्राइवर है, 12वीं पास है। उसके भीतर बगावत पनप रही थी। वो सोशल मीडिया पर इन लोगों से जुड़ता है। सरकार विरोधी एजेंडे में ये फिट बैठता था, जिसे इस्तेमाल करना आसान था, लिहाजा इसको भी ग्रुप में शामिल किया गया। सागर शर्मा के दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी विद्रोही विचारधारा की पूरी ब्रेन मैपिंग का किस्सा उसकी डायरी में मिला है। 24 जनवरी 2021 की तारीख को गौर कीजिएगा और मजमून की लाइन को, जिसमें वो कह रहा है 5 सालों से उम्मीद लगाया, प्रतीक्षा की कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं है जो छीनना जानता हो, ताकतवर व्यक्ति वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। और इन्हीं 2 सालों में सागर शर्मा संसद के भीतर अराजकता फैलाने के लिए तैयार हो गया। घर वाले कह रहे हैं कि किसी ने इसका ब्रेन वॉश किया है। बस वो जहाँ से गया है वही गलत रास्ता एक है, जो जहाँ से गया है वो, बस वो, बाकी और कहीं से भी गलत नहीं, ना उसकी कोई सोच गलत है। और हम भी यहाँ बचपन से रह रहे हैं, हम भी, और यहाँ पे के लोगों को भी, हर किसी से भी पूछ के देख लीजिए, बचपन से सब उसको जानते हैं कि कभी ना कभी तो व्यवहार इंसान का पता चल ही जाता है ना, जैसा होता है। तो पढ़ाई में कैसा है, बातचीत में कैसा है, कैसे किसकी इज्जत करता है, हर चीज के बारे में पता है सबको। भगवान को सबसे ज्यादा इन्हीं को मानता था, भगत सिंह को। हाँ, हाथ तो जोड़ा था उसने, अब की दिवाली में पूजा किया था। हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी योगी जी, हमारे बच्चा एक लौता है, उसको छोड़ दे, हमारे बच्चे को, उसको कुछ ना करे। हमारा लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर वो ललित झा है तो उसने सागर का फोन क्यों जला दिया? ऑटो ड्राइवर को मीटिंग के लिए फ्लाइट का टिकट मुहैया कराया गया तो पैसा कहां से आया? ये वो सवाल हैं जो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। किस तरह से इनके ब्रेन को मोटिवेट किया गया, पूरी प्लानिंग को समझना है तो मैसूरू के मनोरंजन गौड़ा के ब्रेन में घुसना होगा। बगावत का विज्ञान किस तरह से डिस्ट्रक्टिव मोड़ पर पहुंच जाता है, मनोरंजन के बारे में जो पता चला है वो बताने के लिए काफी है। मनोरंजन ने घर वालों को कुछ और बताया, हकीकत में कुछ और निकला। घर वालों को इसने बताया कि वो कीपैड फोन इस्तेमाल करता है। अब पुलिस की छानबीन में पता चला है कि ये सिग्नल ऐप से जुड़ा हुआ था, मतलब इसके पास स्मार्टफोन भी था। घर वालों को बताया कि स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता है, विवेकानंद के विचारों से वो प्रभावित है, लेकिन उसके कमरे में जो किताबें मिली वामपंथी और बागी विचारकों की थी। घर वालों को बताता था कि वो बेंगलुरु जा रहा है, जबकि वो जाता दिल्ली था, जहां बाकी लोगों के साथ मिलकर सरकार विरोधी प्लानिंग में शामिल होता था। आईबी के सोर्सेज से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। बेरोजगार मनोरंजन 3 बार सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड भी जा चुका है। यही नहीं, 10 दिसंबर को घर वालों से वो ये कहकर गया था कि वो बेंगलुरु जा रहा है। पिता से खर्च के लिए उसने 3000 रुपए भी लिए थे, लेकिन बेंगलुरु के बजाय वो फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ गया। सवाल है, फ्लाइट का किराया और विदेशी दौरों का खर्च, ये सब कौन फंड कर रहा था? मनोरंजन गौड़ा की पिछले 9 साल की पूरी हिस्ट्री, पूरी एक्टिविटी खुफिया एजेंसियां तलाश रही हैं। जो स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने एक प्राथमिक रिपोर्ट सेंट्रल यूनिट को भेजी है, जिसमें मनोरंजन की एक्टिविटीज से जुड़े हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। पिछले 5 सालों में खास तौर पर मनोरंजन ने क्या क्या किया, वो कहाँ कहाँ पर जाता था, वो कितनी बार बेंगलुरु गया, कितनी बार दिल्ली गया, इन सब बातों का जिक्र उसमें है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेस हमें ये भी बताते हैं कि उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे बेंगलुरु में मनोरंजन और सागर शर्मा की करीब 1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी। साथ ही एक और अहम बात ये भी है कि इन सब दौरों के दौरान, माफ़ कीजिएगा, मनोरंजन यहाँ से बाहर गया था, तब उसको पैसा कहाँ से मिला, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड था। उसके पिताजी लगातार ये कहते हैं कि जब भी वो बाहर जाता था तो 2000-3000 रुपये लेता था, लेकिन दिल्ली भी जब वो यहाँ से फ़्लाइट से गया मैसूर से, तब भी उसका टिकट तकरीबन 7000 रुपये का था। तो ये रुपए उसके पास कहाँ से आए? इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये भी रिपोर्ट है कि 2013-14 में बीटेक की डिग्री लेने के बाद उसने 2-3 देशों का दौरा भी किया, जिसमें कंबोडिया, सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं।
अगर वो वहाँ पर गया था और परिवार वालों ने उसको पैसा नहीं दिया तो ये पैसा कहाँ से आया, उसको कोई फंड कर रहा था, ये सब जानकारियाँ जो है अब जुटाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही नीलम आजाद की कहानी है। घर वाले तो कह रहे हैं कि वो बेरोजगार थी, इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन बेरोजगारी और सरकार से नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप संसद में जाकर अफरा तफरी मचा दें। 11 तारीख को सिर्फ मेरी वाइफ से बात हुई थी, उनकी मेरी माता जी के बारे में बात हुई थी, तो बाकी मेरे साथ कोई बात नहीं उनकी। संसद के बाहर नारे लगाना कितना सही समझते हैं? ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इसको क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, संसद के बाहर संसद के बाहर तो ठीक है, नहीं, सबको राइट है अपनी आवाज़ बोलने का, अपना हक मांगने का, सबको अपना अधिकार है। संसद के बाहर किया उन्होंने, तो उसको कुछ लगा है तभी उसने लगाया, ये कदम उठाया है। नहीं, पहले भी हमने कई बार देखा है सामाजिक गतिविधियों में, ये जंतर मंतर पे पहलवानों के साथ और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमें पता है इस बात का, उसके साथ हम थे उस टाइम। लेकिन जो ये संसद आप बोल रहे हो, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी, कोई बिल्कुल भी 1% भी हमें ये नहीं पता था कि वो दिल्ली है।